पार्टी राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल 2015 दिसंबर महीने में रजिस्टर्ड हुई थी भारत निर्वाचन आयोग से। हमारे साथ मौजूद हो तो सर से बात कर लेते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है। ये लाए थे, अच्छे दिन लाने के लिए ये सरकार आई थी, अच्छे दिन तो नहीं आए। वही कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है तो इनसे ही बात करते। सर, आपका नाम क्या है और आप इस पार्टी के क्या है? मेरा नाम है राम मिलन कन्वजिया। दूर हो, किसान हो, वो किसी की बात सुनने ही नहीं चाहते, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो। जाति तोड़ो रिश्ता जोड़ो, सभी को ऊंच नीच हटा के सभी को गले लगाना है। और 2022 के और 24 के चुनाव में जनता इनको समझ चुकी है, इनको सत्ता से बाहर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं सो न्यूज़ 24। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलाल पुजारी जी के साथ मौजूद हूं, उनके कार्यालय पे मौजूद हूं। तो आज हम सर से बात करेंगे जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश में बेरोजगारी, महंगाई की जो मार लोगों पर पड़ी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल सो न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, ये आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी श्रमजीवी, तो ये पार्टी आपकी कब गठित हुई? हमारी पार्टी राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल 2015 दिसंबर महीने में जी रजिस्टर्ड हुई थी भारत निर्वाचन आयोग से। जी और तब से हम लोग मैंने 2019 में हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। जी अब हमारा प्रयास है कि हम 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम उसमें कैंडिडेट अपने लड़ाएंगे। और इस संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार और अन्याय की राजनीति कर रही है, तमाम तो कोरोना में मारे गए लोग और ऑक्सीजन की कमी रही, तो सरकार उसके बावजूद कहती कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। तो ये पूरी झूठी सरकार है। और प्रदेश में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है। नौजवान जो पढ़ लिख के आए हैं, तमाम डिग्री लिए हैं, बीए, बीकॉम, आईपीएस, आईएएस। सर, और बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगी। सर, हाँ, हम लोगों ने सुना है कि आपकी पार्टी जो है प्रगतिशील पार्टी से गठबंधन कर चुकी है, क्या ये सच है? 26 जुलाई को हमारी पार्टी का गठबंधन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल जी यादव जी के से हमारी भेंट वार्ता हुई। और उसमें हम लोगों का ये सहमति बनी कि हम लोग, हमारा प्राथमिकता के आधार में हमने लखनऊ में एक पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हमने चुनाव लड़ाने की बात की। और उनका ये कहना था, शिवपाल जी का, कि हमारे जिताऊ प्रत्याशी हों, भले ही वो हार दें कोई बात नहीं, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र जो हैं उनमें हम लोग लड़ाएं और भारी मतों से उनको कैंडिडेटों को जिता के लाएं और अपनी सरकार बनाएं। तो हमारा ये गठबंधन निश्चित हुआ है। और 2022 के चुनाव में हम लोग जो है चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे। और यहाँ जो जुल्म सितम है, प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, बताइए, वो एक योगी हैं और वो कहते हैं मैं इसको ठोक दूंगा, उसको ठोक दूंगा। और जिस तरह से मुस्लिम समाज पे जो नज़रिया है वो उनको पीछे ढकेलने का, ये बर्दाश्त से बाहर है। अभी जो ओबीसी का जो संशोधन बिल आया है कल परसों में, वो उस बिल का कोई मतलब नहीं, वो एक छलावा है। और 2022 का जो चुनाव होने वाला है और 24 का चुनाव होने वाला है, वो उसमें जनता को, वो पिछड़ी जात को भ्रमित करने वाला है। राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची बनाने का आदेश दिया है, उनको अधिकार दिया है। ये एक धोखा है बीजेपी का। इससे किसी ओबीसी का भला होने वाला नहीं है और अनुसूचित जात का भी, एससी एसटी का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जाति आधारित
जनगणना नहीं होगी तब तक इस बिल का कोई मकसद नहीं है। पहले जातिगत गणना हो, उसके बाद जो 50% का आरक्षण निर्धारित किया है और जो 50% जो है वो सुरक्षित किया गया है, जब तक सुरक्षित वाले संख्या में आरक्षण को नहीं उसमें से भरा जाएगा तब तक इस जो आरक्षण घोषित किया गया उसका कोई मतलब नहीं। उसमें से संख्या उसमें ली जाए, क्योंकि जब हम जातियों का सूची बनाएंगे तो उसमें जातियाँ और बढ़ जाएंगी, और जब और जातियाँ बढ़ जाएंगी तो पिछड़ी जाति का आरक्षण भी बढ़ना चाहिए और उस पर प्रतिबंध है, 50 से आगे जाएगा नहीं। तो ये एक तरह से धोखा है। और मैं तो कहता हूँ, हमारी पार्टी का ये कहना है कि जातिगत जनगणना हो और जितनी जिसकी संख्या भारी हो उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए जी आरक्षण में। जी सर, एक और हमारा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और शिक्षक जितने हैं वो लगातार 51 दिन से राजधानी लखनऊ में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई है कि आज निषादगंज में ही पानी की टंकियों पर चढ़े हुए हैं शिक्षक, कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं होंगी तो हम तब तक ये धरना प्रदर्शन अपना चालू रखेंगे। तो सर उस पर आपका क्या कहना है? ये तो प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी है और वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। चाहे जितना वो जुल्म सितम से पीड़ित हो, कोई भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे नौजवान हो या छात्र हो या मजदूर हो, किसान हो, वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, ये तानाशाही की सरकार है। ये मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की कोई सुनने वाले नहीं हैं। ये अत्याचारी लोग हैं, तानाशाही सरकार है। ये सबका उत्पीड़न और शोषण कर रही। और 2022 के और 24 के चुनाव में जनता इनको समझ चुकी है, इनको सत्ता से बाहर कर देगी। सर 2022 में आप लोगों की पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है मैदान में उतरने के लिए? हम लोग जितनी पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और वहाँ भी तमाम इन्होंने उत्पीड़न किया, उसके बावजूद भी वहाँ हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। उसी तरह से यूपी में भी बीजेपी को हार का सामना 22 में करना पड़ेगा। जी तो सर एक मेरा आखिरी सवाल है कि अभी जैसे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी जब सेकंड वाला लॉकडाउन लगा तो करोड़ों लोगों की कहीं ना कहीं मौत हुई है। यहीं लखनऊ की अगर बात करें तो सारे शमशान घाट, हॉस्पिटल पे अगर जाएं तो लोगों की कतार लगी हुई थी। और सरकार कहती है कि ना ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है और ना एम्बुलेंस, ना हॉस्पिटल की कमी से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो जो विदेशों से ऑक्सीजन आई तो फिर क्यों मंगाना पड़ा? यहाँ कमी थी तभी तो विदेशों से ऑक्सीजन इनको मंगाना पड़ा। ये बीजेपी के लोग झूठे हैं और ये जनता जो है सब समझ चुकी है। ये अंधेर नगरी चौपट राज है बीजेपी का। इससे जनता को सावधान भी रहना होगा और इनके जो प्रलोभन है उनसे भी सावधान जनता को रहना पड़ेगा। इनके बहकावे में ना आए। ये लाए थे अच्छे दिन लाने के लिए, ये सरकार आई थी। अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन ज़रूर आ गए। नोटबंदी की, जीएसटी लगा दिया और आप देख रहे हैं एक कोरोना महामारी का वो आए दिन कर्फ्यू लगा देते हैं, 144 लगा देते हैं। धारा 144 अभी भी लागू है। धारा 144 ही लगा देते हैं और एक एस्मा लगा दिया, एक कानून कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्ग जो है जो पीड़ित हो वो कोई आंदोलन नहीं कर सकता। इस तरह के ये अत्याचारी लोग हैं, जुल्म सितम करने वाले लोग हैं। जब हिटलर का शासन नहीं रहा तो ये कौन सी चीज़ है, इनका भी नाश होगा। ये जनता को बहुत परेशान कर दें। जनता त्राह त्राह कर रही। 100 ऊपर पेट्रोल चला गया, 100 के करीब डीजल है, 220 रुपये
कड़वा तेल है, आखिर और आटा महंगा हो गया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाहन चलाते प्रदूषण चला 50 रुपये बढ़ता था। अच्छे दिन का वादा करके अच्छा दिन का वादा करके ये जनता को बर्बाद कर दिया। ये मोदी और अमित शाह गुजरात के ये डाकू लोग यहाँ आ गए, और ये आज से नहीं गुजरात के गुजराती, ये पूरे प्राचीन काल से हिंदुस्तान को ये लोग लूट रहे हैं। ये इनके खून में रचा बसा है, और तमाम पैसा हिंदुस्तान का ले जा कर के विदेशों में जमा किया है। और अगर जांच की जाए तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब गुजराती मिलेंगे। इन्होंने हिंदुस्तान को लूट लिया। किसानों की ज़मीन ये बेचना चाहते हैं, इसलिए जो है ये विधेयक में संशोधन, किसान भी जो कानून बनाया है उसमें संशोधन नहीं करना चाहते। अडानी अंबानी को ये लोग पूरी ज़मीन किसानों की बेचना चाहते हैं। क्या कारण है? आंदोलन आज 9 महीने चल रहा किसानों का। क्यों नहीं संशोधन हो सकता? क्यों बिल वापस नहीं हो सकता? भाई हमारे भले के लिए आप बिल कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती क्यों हमारा आप भला चाहते हो? हम नहीं चाहते हमारा आप भला करिए, हम अपना भला अपनी मेहनत से करेंगे। वही कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप इस पार्टी के क्या हैं? मेरा नाम है राम मिलन कनौजिया। मैं राष्ट्रीय श्रमजीवी दल का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। सर, जो आपकी पार्टी है 2022 में किस तरीके से रणनीति बना रही है आने के लिए, मैदान में किस तरीके से आने वाली है? हमारी पार्टी आने वाली है सबका साथ सबका विकास, और जाति तोड़ो रिश्ता जोड़ो, सभी को ऊंच नीच हटा के सभी को गले लगाना है। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय श्रमजीवी दल है। श्रम मेहनत करने वाले सभी लोगों के वर्ग के लोगों के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। तो सर, अभी जिस तरीके से मौजूदा सरकार में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी सभी अपनी चरम सीमा पर है। महंगाई, रोजगार की जो बात है, इस पे हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं यहाँ कुछ है ही नहीं। वो तो कहते हैं, जो मौजूदा सरकार वो कहती है विपक्षी जो है, विपक्षी आरोप पे आरोप लगाए जा रहे, प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई उनके पास पैसा है तो उनको कहाँ पता चलेगा महंगाई है या नहीं है। गरीब के जनता के लोगों के घर में जाकर देखिए, आटा है तो दाल नहीं है, दाल है तो चावल नहीं है। उन लोगों को ज़रूरत है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 200 रुपये लीटर कड़वा तेल हो गया है। तो कड़वा तेल से तो सब्जी बनाएंगे ही, कि पेट्रोल से तो बनाएंगे नहीं। तो उनके पास पैसा है, उनकी सरकार है, वो जो कहें, झूठ भी कहें तो सही सच है। हमारे साथ मौजूद हो तो सर से बात कर लेते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आज़म ख़ान है। मैं राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। और वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। तो सर, ये जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो तैयारियां भी कर रहे होंगे आप लोग। हमारा इस समय जो पार्टी जो निर्देश दे रही है, उस पर हम लोग अपनी बिंदुवार काम कर रहे हैं। जो गठबंधन हुआ है, जो वादे हम लोग जनता से कर रहे हैं समाज में उतर करके, उस पर हम लोग पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या रणनीति है? आप किस तरीके से आप जनता को क्या वादे करके आ रहे हैं आप जनता के बीच? मुझे एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष वर्ग को लेकर के कोई नहीं चलता है। राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल सभी लोगों के लिए काम कर रही है, जिसमें मुस्लिम समुदाय, ब्राह्मण समुदाय और जो वर्तमान समय में राजनीति प्रदेश की जो गंदी राजनीति है, उससे निकल करके हम सामने नया प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर हमारी रणनीति और हमारी सारी चीज़ें स्थिर हैं। सर, अभी ये जो देश में आरक्षण बिल पास हुआ है, तो ये वो देश में क्यों मतलब लागू किया गया? इसकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई? तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आरक्षणों पर बहुत सी फिल्में बनी जी। समाज में हर वर्ग आरक्षण पर बात कर रहा है, लेकिन आज ये सोचना है कि एक्चुअली में ये आरक्षण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जब हम विकिपीडिया पे जाते हैं और गूगल पे जाते हैं, तो वहाँ हमको ये पता चलता है कि 1882 से 1891
जो शाहू छत्रपति राजश्री शाहू जी जो थे, महाराजा रियासत कोल्हापुर, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी बात कही। और उस समय एक विशेष वर्ग पर इतना ज़्यादा अत्याचार था और एक वर्ग इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, तब आपने इस चीज़ की आरक्षण की बात कही। और वहीं से हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हिंदुस्तान पर राज शुरू किया तो उसने भी आरक्षण को रिज़र्व करके रखा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान में एक स्थान दिया और एक अस्पष्टता का अंत किया, छुआछूत का अंत किया, जिस पर महात्मा गांधी जी ने उस वक़्त विरोध भी किया और सदन में खिल्ली भी उड़ाई गई। तो वहीं हमारे साथ अभी राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे, कुछ लोग और मौजूद थे। मैंने उनसे कई सारे मुद्दों पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।